नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में और चक्रव्यूह रचना में शामिल हो चुकी हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कुछ राय हो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव का अब कुछ समय बचे हुए हैं। इसमें अब सब पार्टियां अपने हिसाब से कुछ ना कुछ व्यू रचना शुरू करेंगी, जिसमें एक व्यू रचना है जातीय ग्रुप्स, यानी कोई ओबीसी की बात करेगा तो कोई पिछड़ा की बात करेगा, कोई अति पिछड़ा की बात करेगा, कोई सवर्ण एकता की बात करेगा। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बात करने से पहले मैं शुरू बात बताना चाहता हूं कि बिहार में ये जातीय फैक्टर यानी जातियों की राजनीति कब से शुरू हुई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार में जातीय समीकरण या जातियों की राजनीति कब से शुरू हुई। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1937, जब बिहार में मुख्यमंत्री यानी जब ब्रिटिश भारत था तो उसमें बिहार का मुख्यमंत्री के दौर में थे श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह। जो जो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो भूमिहार जाति से थे और अनुग्रह नारायण राजपूत जाति से थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद हुआ करता था, काफ़ी राजनीतिक तनाव हुआ करता था। और जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग जातियों के थे, एक राजपूत और एक भूमिहार, और दोनों में खींचातानी की वजह यही वजह थी। अनुग्रह नारायण आरोप लगाते थे कि श्री कृष्ण सिंह हैं जो वो सिर्फ अपनी जातियों की बात करते हैं, सिर्फ भूमिहारों की बात करते हैं और पिछड़े और अति पिछड़ों का इसमें कोई स्थान नहीं है। उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं हुआ करता था उस समय, लेकिन उस समय जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां थी उनकी बात होती थी। हालांकि श्री कृष्ण सिंह ने इसके लिए उन्होंने देवघर में दलितों को लेकर प्रवेश कराया, तो ये भी ये कृष्ण सिंह के खाते में जाता है। लेकिन कृष्ण सिंह के ऊपर ये आरोप लगता था कि वो भूमिहारों के लिए काम करते हैं। उस समय सरकारी नौकरियों में भूमिहारों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी बहुत लोग उसमें शामिल हो चुके थे। बड़े जमींदार थे। इनके प्रति एक असंतोष की भावना पूरे बिहार में चलता था, यानी बिहार में भूमिहार बनाम अन्य चलता था। उस समय की स्थिति यही थी। बाद में जब देश आज़ाद हुआ और फिर से जो पहले मुख्यमंत्री फिर से कृष्ण सिंह ही बने और अनुग्रह नारायण सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। बीच बीच में उन लोगों में समझौते भी हुए, आपस में मनमुटाव मिटाने के लिए कोशिशें भी हुई, लगातार ये कोशिश होती रही। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि ये दोनों लोग अपनी अपनी जातियों का ही फेवर करते थे। उस समय झारखंड और बिहार एक ही होता था और उस समय कमाई का सबसे अच्छा जरिया जो था वो था कोयला। झारखंड में धनबाद और जो अलग अलग जो झारखंड में कोयले के खदान जो निकलते थे उसमें ये इन दोनों मुख्यमंत्रियों की जो है, दोनों जो लीडर थे श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह, यानी राजपूत और भूमिहारों का कोयलरी क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्चस्व था। इसमें कई आपराधिक घटनाएं होती थीं और दोनों जातियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थीं और उसके बल पर उन्होंने कोयले में अपना हाथ आजमाती थी, चाहे वो भूमिहार हो चाहे वो राजपूत हो। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पीछे किसका हाथ होता था। इसके लिए इनके खिलाफ कुछ नक्सली आंदोलन भी होने शुरू हो गए, क्योंकि इसलिए नक्सली आंदोलन होने लगे कि इनके ऊपर ऐसा आरोप लगता था, खासतौर पर भूमिहारों के प्रति ये आरोप लगता था कि ये लोग एक जमींदार थे, इनके सारी बिहार की ज़मीनों पे इन्हीं का कब्जा है। और जो सामने दिखते थे वो बाहुबली लोग दिखते थे, जो कोयलरी क्षेत्र यानी झारखंड के कोयला में अपना हाथ आजमा रहे थे, अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तो ये सब चीज़ें एक तरह से भूमिहार बनाम अन्य जातियों को करने पर मजबूर होता था। एक तरह से राजनीति ऐसे ही चलने लगी। इसके लिए कई नक्सली पैदा भी हुए हैं, कई वर्चस्व की लड़ाइयाँ हुई, बहुत बड़े बड़े बाहुबली पैदा हुए। अपराधी लोग भी भूमिहार जातियों के कई थे, जिसमें अशोक सम्राट वगैरह थे, बहुत सारे लोग थे, नाम गिनती मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो बहुत सारे लोग हो गए और राजनीति का प्रश्रय मिलता था इन लोगों का उस समय
भूमिहारों, चूंकि मुख्यमंत्री भूमिहार हुआ करते थे इसलिए इसका प्रश्रय मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजपूतों के साथ वही था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, तो इसलिए राजपूतों की वर्चस्व उस समय काफ़ी बढ़ा। इसलिए ये शुरुआत यहीं से हुई कि राजनीति में अपनी जाति की अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो फायदा होता है। फिर समय बदला और राजनीति आ गई ब्राह्मणों के हाथ में, यानी बिंदेश्वरी दुबे और जगन्नाथ मिश्रा के बीच में। हालांकि दोनों में आपस में पटती नहीं थी। इसी दरमियान बिंदेश्वरी दुबे ने 1980 के आसपास एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक हंटर और ऑपरेशन सिद्धार्थ। इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया। इनका पीछे लक्ष्य यही था कि अपराधियों को शांत कराना और नक्सलियों पर काबू करना, क्योंकि उसमें नक्सली उत्पाद काफ़ी बढ़ चुके थे, खासतौर पर आज का जो झारखंड है उस समय। लेकिन हुआ क्या कि बिंदेश्वरी दुबे पे भूमिहार नेता ये आरोप लगाने लगे कि वो ऑपरेशन जो थंडर चला रहे हैं, वो ऑपरेशन थंडर अपराधियों के नाम पर सिर्फ भूमिहारों की जो बड़े बाहुबली लोग हैं उनके ऊपर हमले करा रही है, उनको पुलिस द्वारा, यानी सरकारी तंत्र का मिसयूज कर रही है और उसमें भूमिहारों को मारा जा रहा है। ऐसा आरोप बिंदेश्वरी दुबे पे लगा। दूसरी चीज एक और वजह थी कि भूमिहार अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और उनका दावा था कि वो ब्राह्मण है, और भूमिहार ब्राह्मण अपने आप को कहा करते थे, जिसके ब्राह्मण उसी बात को स्वीकार नहीं करते थे। ब्राह्मण कहते थे कि नहीं, ये लोग जो हैं वो कृषिक ब्राह्मण हैं और राजपूत ब्राह्मण, इस तरह करके ब्राह्मण लोग उन पर कटाक्ष करते थे, जिससे जो भूमिहारों में गुस्सा था कि ब्राह्मण हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर था जो 1990 की पहले की मैंने बताया कि जिसमें जो सवर्ण एकता की बात की जा रही थी, ये सवर्ण एकता आपस में एक भ्रम था। जयप्रकाश नारायण ने भी आरोप लगाया था कृष्ण सिंह के ऊपर कि वो भूमिहार राज चला रहे हैं, यानी उस समय कृष्ण सिंह का राज नहीं, भूमिहार का राज है। और वास्तविकता भी थी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े पदों पर भूमिहार भर्तियां होती थी। बड़े बड़े कोयले खदानों पे अगर उनको ठेके मिलते थे तो भूमिहारों को मिलते थे। बड़े बड़े सड़कों के टेंडर भूमिहारों को मिलते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे नंबर पे राजपूतों को मिलते थे, क्योंकि अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो राजपूत थे और उनका भी वर्चस्व काफ़ी था। और इसलिए ये दो जातियाँ जो आज़ादी के शुरुआती दौर में भूमिहार और राजपूत उभर के आई, और इनके उभार से एक तरह से अन्य जातियों को एक गोलबंदी पैदा हुई, खासतौर पर भूमिहारों के खिलाफ, जिसमें कई भूमिहारों का नरसंहार भी हुआ उस दरमियान, राजपूतों का भी नरसंहार हुआ। ये लोगों का एक गुस्सा था जो भूमिहारों पर निकला। लेकिन ये भ्रम, लोग एक भ्रम था, एक भ्रम ये था कि भूमिहार बहुत पैसे वाले हैं, भूमिहार बहुत धनवान हैं, जमीन वाले हैं, इनका पूरे सिस्टम पे कब्जा है। लेकिन ये भ्रम जाकर टूटा है 2023 में, जब नीतीश कुमार ने जातीय सर्वेक्षण कराया और ये पाया गया कि भूमिहारों में 27% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, यानी उन्हें 2 वक्त का भोजन चलाना मुश्किल है। तब जाके ये भ्रम कुछ टूटा। लेकिन शुरू में जो नैरेटिव बन के आया था, देखिए होता क्या है कि जब सत्ता पर कुछ लोग ही दिखते हैं जो खास समाज की हों, तो पूरा एक नैरेटिव लोग बना लेते हैं कि पूरा समाज ही ऐसा ही है, यानी पूरा का पूरा समाज धनवान है, पूरा का पूरा पैसे वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया तो इसमें ये बात खुल के आ गई कि जो भूमिहारों के प्रति नैरेटिव तैयार किया गया है कि भूमिहार बहुत पैसे वाले हैं, ये एक झूठा नैरेटिव था, एक भ्रम था, और एक तरह से बस कहा जा सकता है कि बस एक धारणा बन गई थी, बस इसलिए क्योंकि 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और ब्राह्मणों और राजपूतों से भी गरीब थे। तो ये बात कुछ जाकर सामने ख़त्म हुआ। ठीक उसी तरह बिंदेश्वरी दुबे ने जब अभियान चलाया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर और ऑपरेशन सिद्धार्थ, ये भी उस समय एक तरह से जातीय राजनीति थी और भूमिहारों को हटाना था साइड से, इनके वर्चस्व को कम करना था, और इसके लिए उन्होंने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। और सरकारी तंत्र की जो नाम तो था कि हम अपराधियों को मारना चाहते हैं, लेकिन उसमें टारगेट भूमिहार ही बनते थे और ज़्यादातर भूमिहार उसमें मारे गए। इसी में
उसी दरमियान उसी अभियान के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, एक बाहुबली हुआ करते थे, उनका नाम था अशोक सम्राट, वो भी शायद उसी दरमियान में मारे गए थे या कुछ, मैं एक्यूरेट फिगर नहीं था, लेकिन एक भूमिहार के बाहुबली थे और उसी समय वो पैदा हुए थे, उसी दौर में वो पैदा हुए थे, अपराध की दुनिया में उनका नाम हुआ था। तो ये 90 तक चला, यानी जो सवर्ण एकता की बात की जा रही है आज, उस समय सवर्ण नाम का कोई वर्ड कोई यूज नहीं करता था। उस समय भूमिहार भूमिहार कहते थे, राजपूत राजपूत कहते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण कहते थे, यानी कोई एक दूसरे की एकता के नाम थी, क्योंकि पिछड़ी जातियां तो राजनीति में थी ही नहीं। बीच बीच में कुछ लोग आए हुए हैं, बीच बीच में भोला प्रसाद शास्त्री या जैसे कुछ लोग, या बीपी मंडल जैसे लोग कुछ टेम्पररी कुछ दिनों के लिए आए, लेकिन राजनीति में यही 2-3 जातियों का ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था, खासतौर पर ब्राह्मण भूमिहार और राजपूत का वर्चस्व हुआ करता था। आया दौर 1990 का, जो 90 का दौर आया तो उसमें ओबीसी यानी मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसमें राजनीति में पिछड़े समाज के लोग आने लगे, खासतौर पर अपर लेवल के जो पिछड़े थे, यादव, कुर्मी और जो कोयरी जाति के, कुशवाहा जिन्हें बोलते हैं, यानी यादव यानी अहिर भी बोला जाता है उनको, अहिर, कोयरी और कुशवाहा, ये कुर्मी जो नीतीश कुमार की जाति के। तो ये लोग शुरू से भी अपनी कोशिश कर रहे थे, यानी 90 के दशक से पहले भी ये लोग उस समय नक्सली आंदोलन किया करते थे उस समय, यानी भूमिहारों के खिलाफ ये लोग शुरू से कई कई नारे लगाते थे। उसमें कुछ उनके एक नेता थे जगदेव प्रसाद, उन्होंने भी कुछ नारे लगाए थे, गोरी कलैया सावन भादो में, गोरी कलैया कादो में, इस तरह का कुछ उनका नारा था। और मैंने इस तरह का जुमलेबाजी चलती थी भूमिहारों के खिलाफ, यानी भूमिहारों के खिलाफ एक नैरेटिव चलती थी, यानी पूरी राजनीति आमतौर पर उस समय 90 के दशक के पहले भूमिहार बनाम ऑल चलती थी। बीच बीच में राजपूत भी आते थे, लेकिन राजपूत वो एक तरह से दोनों तरफ से बैलेंस बना लेते थे, कभी पिछड़ों में चले जाते थे, कभी उनके समर्थन में, कभी इसलिए इनके साथ, लेकिन एक तरह से मान के चला जाए कि पिछड़ा अगड़ा वाले जो था, तो उसमें पिछड़ा अगड़ा नहीं था, उस समय भूमिहार और पिछड़ा था। तो उस समय कई नक्सली जो आंदोलन हो रहे थे, तो उसमें आमतौर पर ये लोग जो थे वो यादव जाति के थे, कोयरी जाति के थे और कुर्मी जाति के थे। यही लोग थे जो नक्सल तो नाम का था, भूमिहारों के खिलाफ एक तरह से राजनीतिक वर्चस्व को छीनना था, इसके लिए ये लोगों ने अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। 90 के दशक में इनको मौका मिला, जब मंडल कमीशन आया तो उन लोगों ने एक तरह से जबरदस्त आंदोलन किया और भूमिहारों के खिलाफ उन लोगों ने एक तरह से जुबानी जंग छोड़ दिया। इतने जंग ऐसी हुई कि एक तरह से भूमिहार राजनीति से लगभग बाहर हो गए। राजनीति से बाहर तो धीरे धीरे होने ही लगे थे, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण फिर धीरे धीरे ये लोग, भूमिहार तो राजनीति से बाहर होने ही लगे थे, लेकिन इसमें इनके खिलाफ जो जबरदस्त नैरेटिव चलाया लालू प्रसाद यादव के समय चला, और एक तरह से गोलबंद किया गया कि आपकी सारी समस्याओं के जो वजह है ये भूमिहार ही है। और इसके लिए जो सारी जातियां थीं एक जगह क्लब होना शुरू हो गई, एक तरह से जुड़ने लगी, और पिछड़ों का एक जो ब्लॉक बन गया। जैसे ब्लॉक्स, यहाँ कई ब्लॉक्स हैं, आप ये मत समझिए कि पिछड़ों में भी एकता है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ब्राह्मणों और राजपूतों में और भूमिहारों में आपस में बहुत काफ़ी टेंशन चलती थी 90 के दशक के पहले, 90 के बाद में अब यादवों, कोयरी और कुर्मी के बीच में यही टेंशन शुरू हो गई। लालू यादव ने भूमिहारों के खिलाफ खुल के बोलना शुरू किया, उसी समय एक नारा भी आया था, हालांकि लालू यादव ने इस बात को इनकार करते हैं कि हमने ऐसा कुछ नारा दिया नहीं, भूरा बाल साफ करो। तो ये बात एक तरह से राजनीतिक सफाया की बात किया था उन्होंने। अब किया था नहीं किया था मैं ये बात नहीं, जब ये बात का कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लालू प्रसाद भी इस बात को इनकार करते हैं, लेकिन ऐसी धारणा बनी हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यानी भूमिहारों, तो इसमें दो जातियां जो थीं, जो ब्राह्मण और राजपूत, वो लालू यादव के नजदीक आ गए, यानी उनसे हाथ मिला लिए और उनको राजनीति में अपना एक प्लेटफॉर्म मिला। राजपूत भी बहुत अच्छे खासे संख्या में राजद से जुड़े और ब्राह्मण भी जुड़े, लेकिन भूमिहार समझौता नहीं किए, और नतीजा ये हुआ कि एक तरह से लालू प्रसाद का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी जाति बन गई भूमिहार। भूमिहार को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि शुरू में तो कांग्रेस के साथ ही सब राजनीति करते थे, लेकिन तभी
राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और उन्हें एक पार्टी नज़र आई, वो थी बीजेपी। तो उन लोगों ने अपना एक ये समझा कि चलिए हमें एक विकल्प मिल गया, और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो भूमिहार थे वो बीजेपी के साथ चले गए। 90 के बाद, 90 के पहले कुछ नहीं थे, 90 के बाद ये लोग जाने लगे। अब राजनीति में एक तरह से 90 के बाद अगड़े बाहर हो गए, अगड़े पिछलग्गू बन गए, खासतौर पर लालू प्रसाद जी के। और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो आपस में ब्राह्मण और राजपूत उनके साथ क्लब हो गए लालू प्रसाद जी के साथ। लेकिन भूमिहार अभी अपने आप को अलग थलग ही रखे रहे। भाजपा की सरकार नहीं आई, लेकिन इन जाति पिछड़ों में भी, जो यादव, कोयरी और कुर्मी में भी खींचातानी शुरू हो गई और नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लिए। ये भी एक, जिस तरह अगड़ों में पहले खींचातानी राजपूत और भूमिहारों में था, तब यहाँ पर भी हो गया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में भी जातीय कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए और दोनों अपने आप को अलग कर लिए। यानी यादवों की राजनीति करने लगे लालू प्रसाद और पिछड़ों की राजनीति करने लगे, पिछड़ों मतलब कोयरी कुर्मी की राजनीति करने लगे नीतीश कुमार। ये सच्चाई है। और तो इसलिए अगर आप बात करते हैं बिहार में कि सवर्ण एकता, ये सवर्ण एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सवर्ण एक फेक नैरेटिव है। सवर्णों में भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेद हैं, खासतौर पर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों में। उसी तरह पिछड़ा जो ओबीसी के बोलते हैं, ओबीसी में भी सिर्फ एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए इन्हें एक दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी सभी जातियों की इंडिविजुअल पहचान है। सभी जातियों की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चाहे वो पिछड़ा में कोई यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, धानुक हो, या कोई भी जो जातियां, बहुत सारी जातियां हैं, कोई भी हो, ये सब की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और सब के सब पावर को, ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने आप के अंदर करना चाहते हो, पावर को मतलब गेन करना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक फायदा के लिए ये बताया जाता है कि ओबीसी एकता, ये ओबीसी एकता कुछ है नहीं। ओबीसी एकता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए, ठीक उसे सवर्ण एकता भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कुछ नेताओं की अपनी एक महत्वाकांक्षा है, जिसे वो एकता के नाम पर भुनाना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ललित नारायण मिश्रा जो रेल मंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी, उसकी जांच के लिए अश्विनी चौबे ने उठाया, तो इसे सवर्ण एकता के लिए जोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक बकवास चीज़ें हैं कि सवर्ण एकता है ही नहीं। सवर्ण नाम का ये 90 के दशक के बाद ये शुरू हुआ है, जब ओबीसी को लालू प्रसाद ने एकता के नाम पे अपने पावर को पाने के लिए ओबीसी एकता की बात की, तो सवर्णों में ये देखा कि भाई हमें भी एक होना पड़ेगा, और मजबूरी में ये भी अपने आप को एक हुए। लेकिन सवर्ण एकता की जो बात होती है वो एक फेक नैरेटिव है। सवर्ण एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ओबीसी एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ओबीसी में हर आदमी ओबीसी का लीडर बन के एक करके और उसका लीडर बनना चाहता है। अब नीतीश कुमार ने एक अति पिछड़ा का कार्ड खेला। अति पिछड़ा में भी वही हाल है। उसमें भी कुछ जातियां जो हैं अपने आप को लीडर बनना चाहती हैं कि हम ओबीसी के अति पिछड़ों के लीडर्स हैं, और उसके लिए प्रयास भी करती हैं। तो ओबीसी अति पिछड़ा में भी कोई ये नहीं, यानी जितने आप देख रहे हैं ना, सवर्ण, ओबीसी और ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिसको बात करते हैं, उसी तरह दलित की बात की जाए, दलित जैसे एससी एसटी और की जो बात की जाए, तो वो भी ये एक ब्लॉक्स, लकड़ियों के टुकड़े हैं बड़े बड़े। इसकी ये मत समझिए, ये एक आपको बंच दिख रहा है, लेकिन इस बंच के अंदर कई कई अंगूर हैं, जो हर अंगूर अपने आप को चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने, हम हमारी राजनीतिक सत्ता हो, हमारी राजनीतिक ताकत हो। हर जातियां चाहती है कि राजनीतिक ताकत हो। तो ये कहना कि ये सब एकता है, ओबीसी एकता, ये सब फालतू चीज़ें। ये चुनाव के समय इसे उछाला जाता है कि ताकि राजनीतिक एक ब्लॉक तैयार किया जाए, एक ये अलग अलग ब्लॉक का लीडर हम बन जाए, बस यही एक चीज़ है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोई भी इसमें एकता नाम की चीज़ नहीं है। चाहे वो सवर्ण एकता हो, चाहे वो ओबीसी एकता हो, चाहे वो अति पिछड़ों का एकता हो, चाहे वो दलित का एकता हो, जातीय रूप में सभी जातियों का अपना एक इंडिविजुअल पहचान है। सभी जातियां अपने आप को वर्चस्व में आना चाहती हैं, यही सच्चाई है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमेंट है खुल के दीजिए। धन्यवाद।